नमस्कार, मैं मनदीप कुमार तो आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है लॉज ऑफ मोशन, इसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे 2 बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जो पार्ट है वो आपको इन बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ मिलेगा, तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया थ्योरी और क्वेश्चंस हमने डिज़ाइन किए हैं स्पेशली इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1। देखिए, लॉज ऑफ मोशन जो डील करता है वो इन चीज़ों से डील करता है कि जैसे फोर्स जो होता है, धक्का जो होता है, वो क्या 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 उसका इफ़ेक्ट होता है। और जैसे हम जो नाव से, जैसे मान लीजिए शोर पे कूद रहे हैं तो नाव किधर जाएगी, आदमी किधर जाएगा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं या जनरल चीज़ें जो आप देखते हैं कि वेट है, इस तरीके से कितना एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, वो सब चीज़ें हैं लॉज ऑफ मोशन में। तो ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। देखिए, ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आपका आगे के भी जो एग्ज़ाम्स है उसमें जो है काम आएगा। आगे के जो चैप्टर, आगे का जो आपका 12th का पार्ट है, या मान लीजिए आप आर्मी में जाते हैं तो वहाँ भी आपको जो ये लॉज ऑफ मोशन है ये बड़ा काम आएगा। इसको आप आराम से समझिए। इसके डिफरेंट पार्ट हम जो है डिफरेंट पार्ट में इसको करेंगे। तो पार्ट 1 में जो मैं चीज़ लेने वाला हूँ वो सबसे पहले जो बात करते हैं वो है इनर्शिया। देखिए, ये है इनर्शिया, ये है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है? इट इज द वर्च्यू, इट इज द वर्च्यू ड्यू टू विच a body opposes its change of its state, change of state। देखिए, क्या होता है कि इनर्शिया एक ऐसी चीज है कि जैसे मान लीजिए मैं इस बॉडी को बात करता हूँ, ये बॉडी जो है मास m है और ये बड़ी बॉडी है, इसका मास m है। यहाँ से क्या होगा कि जैसे अगर ये बॉडी जो है, ये मान लीजिए मैं कहता हूँ स्टेट ऑफ रेस्ट है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है और इसकी भी वेलोसिटी जो है इनिशियली 0 है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि ये जब धक्का लगाएंगे तभी ये आगे मूव करेगी। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट थी, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कि मैं इस पर फोर्स नहीं लगाता, जब तक मैं इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को जो है चेंज नहीं करता। इस पर मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसकी मोशन में इसको लाने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये बॉडी अगर मोशन में होती, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ होती, लेट अस से इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये जो है यहाँ से मास है और ये जो वेलोसिटी है ये भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो क्या होता कि इसको रोकने के लिए कंटिन्यू करती है अपनी मोशन, ये उसी वेलोसिटी से अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है, बट इसको रोकने के लिए मेरे को एक धक्का लगाना पड़ता, ये धक्का लगाना पड़ता फोर्स F, तब ये जाके रुकती। तो ऐसा यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, जो बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो उसको वो स्टेट ऑफ जो है, जो इसकी स्टेट है रेस्ट या मोशन की, तो उसको अपोज करती है। तो ये जो वर्च्यू होता है, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, तो ये जो गुण है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, ये इनर्शिया कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो वो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो क्या है। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मोमेंटम। देखिए, ये क्या होता है, मोमेंटम होता है P, इसको P से डिनोट करते हैं। और ये जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो है ये है P और ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये है मास, और यहाँ पे होती है वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी।
तो ये होता है मोमेंटम विच इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है ये वेक्टर होता है और ये जो मोमेंटम होता है ये भी वेक्टर होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये भी जो ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की वही डायरेक्शन मोमेंटम की है। तो मोमेंटम इस तरीके से होता है। अब हम समझते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। इसको देखिए, हमने दिखा तो दिया है, यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल ली, बट ये होता क्या है। अब इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए ये साइकिल है और ये कार है और लेट अस से ये एक ट्रक है और ये जाके एक दीवार को टक्कर मारते हैं। इसका मास मैं कहता हूँ लेट अस से 40 kg, इसका मास लेट अस से मैं कहता हूँ 400 kg और लेट अस इसका मास मैं कहता हूँ समथिंग 1400 kg। और लेट अस से ये जा रहे हैं, जो वेलोसिटी है इसकी है 10 मीटर पर सेकंड। ये जाके दीवार को टक्कर मारते हैं। अब इसने जाके दीवार को टक्कर मारी तो नुकसान पहुंचा, कुछ जो भी नुकसान पहुंचा व्हाट्सओवर, ये नुकसान यहाँ पे मैंने ये दिखाया। इसने जाके टक्कर मारी इसी वेलोसिटी से तो नुकसान ज़्यादा हुआ। अब ये नुकसान जो है यहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा हुआ। इसने जाके टक्कर मारी और भी ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, अब क्या करते हैं, लेट अस से इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं, इन तीनों की वेलोसिटी, और फिर एनालाइज करते हैं, देखें क्या है। तो ये है एक साइकिल और ये है एक कार, वही मास है इनके, और ये है एक ट्रक। ये जाके दीवार को टक्कर मारते हैं, बट अभी इसकी जो वेलोसिटी है ये हो जाती है लेट अस से 100 मीटर पर सेकंड। मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, ये 100 मीटर पर सेकंड जो है, या 20 मीटर पर सेकंड ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल है, 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड होगा तो जब जाके ये दीवार को टक्कर मारेगी तो ये पहले से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, ये पहले से ज़्यादा नुकसान। उसी तरीके से जब ये जाके टक्कर मारेगी तो ये भी पहले से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। ये नुकसान हुआ दीवार को, और जब ये जाके टक्कर मारेगा ट्रक तो और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। अब यहाँ पे दीवार पे जो नुकसान हुआ, दीवार में जो ब्रेकेज हुआ, वो देखिए आप केवल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है मास पे, जैसे जैसे मास बढ़ता गया वैसे वैसे नुकसान बढ़ता गया, और जैसे जैसे वेलोसिटी मैंने बढ़ाई वैसे वैसे और नुकसान बढ़ता गया। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो दीवार पे नुकसान को जो है वो बता सकती है। तो मोमेंटम, देखिए मोमेंटम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। ये संवेग क्या होता है, संवेग होता है जैसे कभी कभी हम टीवी देखने लगते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट आता है तो हम टीवी देखते जाते हैं कि ये और देख लें, ये और देख लें। कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है तो हम जो है पढ़ने बैठ जाते हैं तो हमको ये लगता है ये चैप्टर और कर लें, ये चैप्टर और कर लें। तो दैट इज मोमेंटम, वो मोमेंटम है। तो हिंदी में बोलते हैं इसको संवेग। तो ये मोमेंटम क्या होता है, जो फिजिक्स में जो क्वांटिटी है वो दी जाती है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। तो ये मोमेंटम होता है यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, देखिए क्या होता है। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, मैं इसको फर्स्ट लॉ भी बताऊंगा, सेकंड लॉ भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या है कि मुझे ये लॉ जो है पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद हम न्यूटन फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ भी देख लेंगे। ये क्या कहता है कि जो फोर्स होता है, मान लीजिए किसी बॉडी पे फोर्स लगा F, तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और यहाँ से ये फोर्स होता है, और डेल्टा P क्या होता है, यहाँ से होता है डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu, और चेंज इन टाइम क्या है, यहाँ से डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो यहाँ पे आ गया फोर्स, यहाँ पे आ गया मास, यहाँ पे आ गया वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो यहाँ से आ गया मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो ये सेकंड लॉ से हम डिराइव करते हैं। इसको देखिए डिटेल में और बताऊंगा मैं, पर अभी एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P जो है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो ये है एक्सेलरेशन, तो ये है मास इंटू एक्सेलरेशन, और जो फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स बराबर हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक चीज ये हमने डिस्कस की, और
अब मैं थोड़ा सा कुछ और पार्ट पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहूंगा। ये होता है इम्पल्स। देखिए इम्पल्स क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। इम्पल्स इट इज डिनोटेड बाय आई, it is denoted by I. It is a vector quantity. It is a vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये होता क्या है, ये जो इम्पल्स होता है, ये इम्पल्स होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और दैट इज इक्वल टू एम बी माइनस ऑफ एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे हो गया फाइनल मोमेंटम, यहाँ पे हो गया इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो गया इम्पल्स, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब और इम्पल्स की क्या खास बात है कि द एरिया अंडर एफ टी कर्व गिव्स इम्पल्स। मैं इसको बताता हूं थोड़ा सा और डिटेल में। जैसे मान लीजिए ये फोर्स है, जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, और ये टाइम है। तो लेट अस से कैसा भी ग्राफ जा रहा है व्हाट्स एवर फोर्स टाइम का, तो इसके नीचे का जो एरिया है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गया, तो इसके नीचे का जो एरिया है, ये एरिया ए, ये मेरे को बताएगा कि एरिया ए जो है दैट इज इक्वल टू इम्पल्स विच इज इक्वल टू एफ इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। देखिए एफ का टी से मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं इसका डेरिवेशन भी बता देता हूँ, इम्पल्स का क्या डेरिवेशन है। ये इम्पल्स का डेरिवेशन जैसे हमने कहा कि फोर्स है और ये टाइम है। अभी मैंने देखा था फोर्स जो होता है ये होता है एम बी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टाइम और मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ से आ जाता है एम बी माइनस एम यू, और यहाँ पे आ जाता है इम्पल्स विच इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ये सिंपल सा इसका डेरिवेशन है जो हम कर सकते हैं। और देखिए बड़े काम की चीज़ है। इम्पल्स मतलब एक तरीके का फोर्स है, एक तरीके का धक्का। तो आवेग बोलते हैं इसको हिंदी में। आवेग क्या है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इस तरीके से निकाला जाता है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आवेग को किस तरीके से निकाला जाए। संवेग, आवेग, मोमेंटम, इम्पल्स, ये किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द इम्पल्स imparted between t equal to 0 to t equal to 10 सेकेंड। मैं ग्राफ बना देता हूं। ये हो गया फोर्स जो न्यूटन में है, लेट अस से ये है 2, ये है 8 और ये है 10, और यहाँ पे लेट अस से ये है 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन है फोर्स, और ये टाइम है दैट इज इक्वल टू सेकेंड। तो टाइम आ गया यहाँ पे सेकेंड, और ये फोर्स आ गया यहाँ पे न्यूटन। तो 4 न्यूटन का इस तरीके से ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 4 न्यूटन तक गया, 4 न्यूटन कंटिन्यू रहा, उसके बाद ये यहाँ तक आ गया 10 सेकेंड तक, और ये ग्राफ हुआ। तो देखिए इम्पल्स पूछा है बिटवीन 0 टू 10 सेकेंड, टी इक्वल टू 0 टू 10 सेकेंड में क्या होगा इम्पल्स। तो देखिए इम्पल्स का सीधा सीधा है एरिया अंडर, जैसे मैंने बताया था, एरिया अंडर द कर्व जो है वो दैट गिव्स इम्पल्स। तो इसके नीचे का एरिया निकालते हैं। तो मैं इस ग्राफ को वापस यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बना दिया मैंने ये ग्राफ। अब देखिए एरिया निकालना है, तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक एरिया A1, एक एरिया A2, और लेट अस से एक एरिया A3। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 2, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 4, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 6, ये है 2, और ये है 4। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 4। तो अब देखिए क्या होता है, एरिया जब निकालना होता है तो एरिया A1 किसके बराबर होगा। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, ये बराबर हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बराबर आ गया 4।
एरिया A1 है 4। उसी तरीके से एरिया A2 आ गया, जो A2 एरिया है ये बराबर आ गया 4 × 6, तो ये बराबर आ गया 24। उसी तरीके से एरिया A3 है, ट्राइंगल का एरिया है, तो वापस हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4। तो टोटल एरिया जो आ गया, टोटल एरिया आ गया यहाँ से 4 + 24 + 4, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आ गया यहाँ से 32। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन, इसकी आएगी यूनिट न्यूटन और सेकंड। किसके बराबर हो गया, ये इम्पल्स के बराबर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर हो गया 32 न्यूटन सेकंड। तो इस तरीके से आप जो सिंपल इम्पल्स के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, अगर ये ग्राफ दिया हुआ हो तो आपको, तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। आगे थोड़ा सा चलते हैं, एक बार इम्पल्स पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं कहता हूं, फाइंड द इम्पल्स imparted by the wall on the wall in the figure shown below. देखिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, लिखने में काफ़ी टाइम लगता है तो मैं समझा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे मान लीजिए ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ से एक बॉल आ रही है, इसका मास है 1 kg और यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरीके से स्ट्राइक करती है 45 के एंगल पे और उसके बाद जो है ये बाउंस बैक हो जाती है इधर की तरफ। सेम मास है और सेम इसकी जो स्पीड है वो सेम है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो एंगल बना रही है यहाँ से ये है 45 डिग्री, सेम 45 डिग्री इस तरीके से यहाँ पे एंगल बना रही है। सेम मास की बॉल है, वही बॉल है 1 की। अब पूछा है कि फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल, तो यहाँ पे जो इम्पल्स है देखिए कैसे निकालना है। इम्पल्स का सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम P2 माइनस P1। तो देखिए क्या है, ये जो मोमेंटम है ये है P1 और ये मास हो गया मेरे पास 1 और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10। तो ये मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो तो आ गया 10। ये एंगल था 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पे क्या है कि ये है P2 और ये भी है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आ गया था 10। यहाँ पे आ गया 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे ये P2 है और ये 45 डिग्री के एंगल पे P1। अब देखिए ये एक यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 180 डिग्री है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया यहाँ से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ पे एंगल आ गया। अब जब बात करेंगे यहाँ पे कि P2 माइनस P1 कितना है, तो देखिए माइनस P1 किधर करेंगे तो इधर की तरफ ले लेंगे हम, ये आ गया माइनस P1 और मतलब वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो है ये तो वही रहेगा 10 और जो P2 है ये भी, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि भाई ये है 10 तो ये है P2 और ये माइनस P1 जब हम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे दैट इज माइनस ऑफ P1 और यहाँ से हम क्या करेंगे इधर से पकड़ के इसको मिला देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा P और यहाँ पे आ जाएगा ये P2 वेक्टर माइनस ऑफ P1 वेक्टर। तो देखिए इम्पल्स इस तरीके से आ जाएगा, वेक्टर का यहाँ भी उतना ही रोल है P2 माइनस P1। अब इस एंगल को अगर देखेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे तो इसको उठा के मैंने जस्ट उल्टा किया तो ये एंगल 90 था, तो इधर का भी जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब बड़ा सिंपल है यहाँ पे डेल्टा P का मैग्नीट्यूड निकालना। ये हो गया डेल्टा P का मैग्नीट्यूड और यहाँ से कितना हुआ, ये हुआ P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 10 का स्क्वायर
प्लस 10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 10 और दोनों के बीच में जो एंगल है वो cos 90 है। ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पी, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 200 और दैट इज इक्वल टू 10√2। इस तरीके से आ जाएगा यहाँ। तो ये इम्पल्स आया, यहाँ से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इम्पल्स की क्या वैल्यू आई है। तो जो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड आया है ये आया है 10√2 न्यूटन सेकेंड। तो होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन हमारी बुक्स में दिए हुए हैं, मिल जाएंगे आपको। तो ये इम्पल्स जो आ जाएगा यहाँ पे 10√2 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। तो ये इम्पल्स यहाँ पे हमने निकाला। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन निकालना बड़ा सीधा है वैसे तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ये इस तरीके से P2 वेक्टर है, इसको P1 वेक्टर है। जैसे ये एक सिंपल केस था, ये 45 का एंगल था और ये 90 का एंगल है। तो ये 90 का एंगल है और ये 45 है, 10 और 10, यहाँ पे एंगल 45 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी 45 होगा और यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो स्ट्रेट निकलेगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये जो इम्पल्स जो इम्पार्टेड हुआ, वॉल ने जो बॉल पे इम्पल्स दिया, जो धक्का दिया, वो है इधर की तरफ, इस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखिए वेक्टर से पता चलता है ये जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा P2 माइनस P1, उस डायरेक्शन में ये इम्पल्स होगा। ये इम्पल्स की डायरेक्शन है, ये इम्पल्स की डायरेक्शन है अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने आपको आज कुछ चीज़ें बताई कि किस तरीके से मोमेंटम और इम्पल्स जो है वो कनेक्टेड हैं। तो आज का जो पार्ट है ये हमने बेसिक चीज़ों से पहले थोड़ा सा आपको एक्नॉलेज कराया है कि बेसिक चीज़ें इसमें क्या क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इस चैप्टर में खास बात क्या है कि ये चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है और हल्का सा चेंज करते ही, कुछ भी पैरामीटर चेंज करते ही क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है, क्वेश्चन सेम नहीं रहता है। तो फार्मूला बेस्ड अप्रोच हमको इस चैप्टर में नहीं लगानी है। हमको जैसे जो पार्ट है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे आगे हम पुली प्रॉब्लम करेंगे, पुली वाली प्रॉब्लम आती है और कंस्टेंट प्रॉब्लम आती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, बट मेरा जो एम्फेसिस रहेगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे, इस पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें थ्योरी बहुत कम है। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।